एंड वेरी गुड आफ्टरनून। और आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपका ज्ञान बहुत बढ़े, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में पास हो और फटाफट कंपनी सेक्रेटरी बने। ठीक है, चलिए। तो आज धनतेरस के दिन हम कंटिन्यू करते हैं हमारा रिवीजन, एंड दैट इज ट्रेडमार्क्स। डोंट वरी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कुछ देर की बात है। ट्रेडमार्क्स को आज खत्म करेंगे, उसके बाद दिवाली के 1 या 2 दिन बाद हम हमारा जोग्राफिकल इंडिकेशन और डिजाइन एक्ट का भी जो रिवीजन है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, आज हमारा टारगेट है कि हम ट्रेडमार्क का रिवीजन कंप्लीट करें, देखें हाउ इट गोज। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेडमार्क। लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट सेशन में ट्रेडमार्क का दोस्त रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा था, है ना। रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क का कैसा होता है उसका हमने रिवीजन करा था। लेकिन हमको ये ध्यान है कि जब भी हम ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एप्लीकेशन जो है पब्लिश हो जाती है ट्रेडमार्क जर्नल में। ये हमको समझ में आता है। जैसे ही एप्लीकेशन ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश हो जाती है तो पब्लिक डोमेन में वो आ जाती है। पब्लिक डोमेन मतलब पब्लिक को मालूम पड़ जाता है कि इस नाम से या इस सिंबल का कोई पर्सन या कंपनी आने वाली है। तो क्या पब्लिक ऑब्जेक्शन उठा सकती है? बिल्कुल। अब ऑब्जेक्शन के कौन कौन से ग्राउंड्स एक्सेप्टेबल हैं वो हमको देखना है। आज का डिस्कशन हमारा यही है, ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब रजिस्ट्रेशन किन ग्राउंड्स पर, किन ऑब्जेक्शन के ग्राउंड्स पर रिफ्यूज हो सकता है। तो 2 टाइप के ग्राउंड्स हैं, एक होता है एब्सोल्यूट ग्राउंड और दूसरा होता है रिलेटिव ग्राउंड। एब्सोल्यूट मतलब सिंपल ग्राउंड्स, रिलेटिव मतलब इन कंपैरिजन टू अदर ग्राउंड्स। इन कंपैरिजन मतलब जैसे और किसी ने आपका नाम ऑलरेडी ले लिया है, सो अगर किसी और ने ले लिया है तो इन रिलेशन टू दैट आप नहीं ले सकते। इन्हीं ग्राउंड्स को हम बोलते हैं रिलेटिव ग्राउंड्स। एग्जामिनेशन में अगर स्पेसिफिकली नहीं आया एब्सोल्यूट या रिलेटिव तो ध्यान रखें, फिर सारे ग्राउंड्स आपको इसमें मेंशन करने हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का डिस्कशन। एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल क्या होता है? पहला एब्सोल्यूट ग्राउंड, trademark is not capable of distinguishing the goods or service from one person to another। आपने नाम ऐसा चूज करा, साइन ऐसा चूज करा, लोगो ऐसा चूज करा, सिंबल ऐसा चूज करा कि वो किसी दूसरी कंपनी या दूसरे गुड से आपके गुड को सेपरेट नहीं कर पा रहा, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो आपका जो ट्रेडमार्क है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कैडबरी की एक चॉकलेट आती है जो मेरी फेवरेट चॉकलेट है, उसका नाम है जेम्स। सबको समझ में आता है हमको जेम्स कैसी चॉकलेट है? जेम्स, तो जेम्स चॉकलेट जैसा मिलता जुलता नाम एक और कंपनी लेना चाहती थी। उस कंपनी का नाम है नीरज फूड प्रोडक्ट्स। नीरज फूड प्रोडक्ट्स ने अपनी फूड या चॉकलेट का नाम क्या रख दिया? जेम्स। नीरज फूड प्रोडक्ट्स ने बोला कि स्पेलिंग अलग है, लेकिन यहां पर ये ग्राउंड आ गया कि भाई स्पेलिंग अलग है लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, तो दिस इज एन एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल। जैसे फन स्कूल एंड funschool.com, अगेन देखो डिसेप्टिवली सिमिलर हो रहा है। लाइक मी एंड लेक मी डिसेप्टिवली सिमिलर हो रहा है। या फिर एक कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है जिसका नाम है जेपी, एक बहुत फेमस कंपनी कॉल जेपी सीमेंट आती है। अब क्या करा, एक पर्सन ने अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी, उसका ट्रेडमार्क लेना चाहा जेपी। अब आप देखो प्रोनाउंसिएशन सेम है, सो यहां पर आपके प्रोडक्ट को आपका नाम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है दूसरे प्रोडक्ट के नाम से। दिस इज एन एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल। सेकंड ग्राउंड, trademark serves in trade to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, values, geographical origin, etc। अगर आपका ट्रेडमार्क का नाम किसी जोग्राफिकल ओरिजिन के नाम पर है आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आईटीसी बहुत बड़ी कंपनी है जिसको पहले इंपीरियल टोबैको कंपनी बोलते थे। सो आईटीसी अपने सिगरेट का नाम शिमला सिगरेट रखना चाहता था, रजिस्ट्रार ने इसको रिफ्यूज कर दिया, 2 बार रिफ्यूज कर दिया। आईटीसी ने रजिस्ट्रार के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करा, तो कोर्ट ने भी यही बोला कि हम किसी जोग्राफिकल ओरिजिन के नाम पर ट्रेडमार्क नहीं दे सकते। सो अगर आपका जो है कोई नाम किसी नंबर पर है या नाम कोई काइंड को स्पेसिफाई कर रहा है या किसी कंट्री या जगह को स्पेसिफाई कर रहा है, उसका हम ट्रेडमार्क आपको नहीं देंगे। जैसे मोटर कार्स का आप नाम ले रहे हो इटालिया, इसमें एक कंट्री आ जाती है इटली, रिजेक्टेड। इलेक्ट्रिक फैंस का किसी ने नाम सोचने की कोशिश करी इंडिया इलेक्ट्रिक फैंस, कंट्री आ रही है, रिजेक्टेड। आपने कार का नाम रखने की कोशिश करी 1200 सीसी, रिजेक्टेड। आपने एक गुड का नाम रखने की कोशिश करी 5 ग्राम्स, रिजेक्टेड। तो क्वालिटी, क्वांटिटी, ज्योग्राफिकल ओरिजिन ऐसे नाम लेने की कोशिश करी, आपका ट्रेडमार्क रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड,
ट्रेडमार्क विच बिकम्स कस्टमरी इन द करंट लैंग्वेज इन द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेड, जहां पर आप रह रहे हो और जो बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस की लैंग्वेज में एक नाम कस्टमरी हो जाता है, बोलचाल का हिस्सा बन चुका है, तो ऐसा नाम भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट में हो, रियल एस्टेट मतलब आप लैंड या बिल्डिंग या प्रॉपर्टी में डील कर रहे हो, तो लैंड या बिल्डिंग में जो हमारा नाम आता है दैट इज स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, तो कभी भी आप अपनी कंपनी का नाम स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, हेक्टेयर, एकड़, बीघा ये नहीं रख सकते। ये बात समझ में आ रही है? आपने कंप्यूटर शॉप ओपन करी और आप आपकी कंप्यूटर शॉप का नाम ही कंप्यूटर रखना चाहते हो। आपकी शूज की दुकान है, आप आपकी शूज की दुकान का नाम ही शूज रखना चाहते हो, इसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, आपको नहीं मिलेगा। तो अगर ये वर्ड एक कस्टमरी बन गया है लैंग्वेज में, आप कोई नया वर्ड इजाद करो, क्रिएटिव वर्ड ले आओ, हम आपको ट्रेडमार्क दे देंगे, लेकिन आप शूज नाम रखना चाहते हो तो उसका हम ट्रेडमार्क आपको नहीं देंगे। चलिए, अब एक केस लॉ आ गया था। केस लॉ किसका है? हिमालय ड्रग कंपनी और SBL लिमिटेड। इसमें दोस्तों क्या हुआ, इसमें हिमालय ड्रग कंपनी, हिमालय एक बहुत बड़ी कंपनी है, हिमालय ड्रग कंपनी ने एक मेडिसिन बनाई, उस मेडिसिन का नाम, उस मल्टीविटामिन का नाम क्या था? लिव 52, LIV52। ये इसने रजिस्ट्रेशन इसका करवा लिया था और सालों साल मतलब 1955 से ये इसका यूज कर रहा था। अब दूसरी कंपनी आई SBL लिमिटेड। SBL लिमिटेड ने भी एक मल्टीविटामिन बनाई और उसने नाम क्या लेने की कोशिश करी? LIVT, लिव टी। सो अब हिमालय ड्रग कंपनी ने इसके खिलाफ केस फाइल कर दिया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया किसके फेवर में? हिमालय ड्रग कंपनी। SBL लिमिटेड ने बोला कि साहब ये जो लिव है, लिव तो एक जनरल नाम है, लिव तो एक जनरल नाम है, तो देखो जनरल नाम प्रूव करने की जिम्मेदारी किस पर है? डिफेंडेंट पर। डिफेंडेंट मतलब SBL लिमिटेड। SBL ये प्रूव नहीं कर पाया कि लिव इज अ जनरल नेम। अगर ये जनरल नेम प्रूव कर देता तो फिर हिमालय ड्रग कंपनी केस हार जाती। आप एक जनरल नेम को ले सकते हो, लेकिन यहां पर हिमालय ड्रग कंपनी ने प्रूव कर दिया कि साहब हम इस लिव 52 को सालों साल से यूज कर रहे हैं और ये हमारा एक ब्रांड नेम बन चुका है। ब्रांड नेम बन चुका है, इसका उन्होंने एविडेंस भी दे दिया। 1955 से हम इसको यूज कर रहे हैं, 1957 में हमने इसका रजिस्ट्रेशन ले लिया था, और डिफेंडेंट मतलब SBL कंपनी ये प्रूव नहीं कर पाई कि भाई ये वर्ड जनरल है, तो यहां पर ये केस किसके फेवर में चला गया? हिमालय ड्रग कंपनी। इस केस में SBL लिमिटेड हार गई। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क विच इज लाइकली टू क्रिएट कंफ्यूजन। आप ऐसा ट्रेडमार्क ले रहे हो जो कस्टमर के माइंड में डिसीट पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है, ऐसा ट्रेडमार्क भी आपको नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ी टायर कंपनी है MRF और आप एक टायर कंपनी बना रहे हो NRF, बिल्कुल इट इज लाइकली टू क्रिएट कंफ्यूजन, आपको NRF ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। या फिर एक बुलेट आती है, मोटरसाइकिल आती है, एनफील्ड बुलेट, आप आपकी मोटरसाइकिल कंपनी का नाम रखना चाहते हो बुलेट, नहीं मिलेगा क्योंकि एनफील्ड बुलेट ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क इज लाइकली टू हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स। अगर आप आपके गुड्स का नाम गॉड या गॉडेस पर रख रहे हो, है ना, भगवान पर रख रहे हो, तो इससे कुछ रिलीजियस के सेंटिमेंट्स को हर्ट दिक्कत हो सकती है, सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। ट्रेडमार्क इज स्कैंडलस और ऑब्सीन मैटर। स्कैंडलस क्या होता है भाई? आप ऐसा नाम ले रहे हो जो सोसाइटी में नहीं चलता या सोसाइटी उसको लेट्स से अब्यूजिव मानती है, गाली जैसा मानती है। तो अगर आपने ट्रेडमार्क लेने की कोशिश करी जो गाली होती है, एक अब्यूजिव लैंग्वेज होती है, आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। ट्रेडमार्क इज प्रोहिबिटेड अंडर एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट। अगर बाय चांस एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट में क्या होता है, एक एक्ट बना हुआ हिंदुस्तान में, उस एक्ट का नाम है एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट। इस एक्ट में बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं जिनका ट्रेडमार्क या जिनके नाम से आप कंपनी ही या ऑर्गेनाइजेशन ही ओपन नहीं कर सकते, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत एटसेट्रा। तो अगर बाय चांस आपने ऐसा लेट्स से कोशिश करी कि आप नेशनल फ्लैग किराना स्टोर ऐसा नाम लेने की कोशिश करते हो, रिजेक्ट हो जाएगा। एम्बलम्स और नेम्स एक्ट में इसका मेंशन है। आपने ऐसी कोशिश करी कि मैं अपनी दुकान का नाम रखूंगा पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट टी स्टॉल, रिजेक्ट हो जाएगा। पार्लियामेंट नाम लिखा हुआ है एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट में कि कोई भी नहीं ले सकता। क्लियर? ट्रेडमार्क इज ऑफ शेप ऑफ गुड्स नेसेसरी टू ऑब्टेन टेक्निकल रिजल्ट। क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपने ऐसा ट्रेडमार्क का सिंबल लेने की कोशिश करी जो आपके गुड को दर्शाता है, तो नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्विच बोर्ड का शेप ले रहे हो,
स्विच बोर्ड का शेप ले रहे हो तो आपको इस शेप का ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। या फिर आपने लिखा कार इज 100% सिक्योर्ड। कभी कभी हम टैगलाइन भी लेते हैं, टैगलाइन का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जैसे नाइकी की टैगलाइन होती है जस्ट डू इट, LIC की टैगलाइन होती है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। वैसे ही आप एक कार कंपनी टैगलाइन इनकी कोशिश कर रही है कार इज 100% सिक्योर, मतलब आप 100% सिक्योर हो, अगर आप कार के अंदर हो तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो इसके लिए फिर टेस्ट जरूरी है, आप सारे टेस्ट को पास करो तो ही ये टैगलाइन देंगे। और दुनिया में किसी भी कार कंपनी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 100% सिक्योर कार बना सके, ठीक है। तो ये टैगलाइन भी आपको रिजेक्ट हो जाएगी। ट्रेडमार्क कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली शेप ऑफ गुड्स विद रिजल्ट फ्रॉम वैल्यू ऑफ गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, मुझे पेन की कंपनी ओपन करनी है, तो पेन की कंपनी के लिए पेन का शेप मैं सिंबल नहीं बना सकता। मुझे बकेट्स, बाल्टी मैन्युफैक्चर करनी है, तो मैं अपनी बाल्टी मैन्युफैक्चर, बकेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ट्रेडमार्क बकेट नहीं ले सकता, उसका सिंबल नहीं ले सकता। आप उस शेप का ट्रेडमार्क नहीं ले सकते जो गुड आप बना रहे हो। ओके, ये सब हमारे थे दोस्तों एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव ग्राउंड्स। रिलेटिव मतलब क्या होता है? इन कंपैरिजन टू। हम यहां पर दो चीज को कंपेयर करते हैं। रिलेटिव मतलब इन कंपैरिजन टू। रिलेटिव ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट, ट्रेडमार्क इज लाइकली टू क्रिएट कंफ्यूजन। बहुत इजी है। अगर ट्रेडमार्क कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि हम दूसरे गुड से इस गुड को खरीदने में कंफ्यूज हो गए, तो आपका ट्रेडमार्क रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक पान मसाला आता है मानिक चंद, और आप क्या लेना चाहते हो? मालिक चंद, रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे सिफी और सिफी.com, याहू एंड याहू इंडिया, ये एक जैसे ट्रेडमार्क लगते हैं। तो इसमें जो नया ट्रेडमार्क है जिसका नाम आप लेना चाहते हो, पुराने ट्रेडमार्क के नाम पर रिजेक्ट हो जाएगा। और सिमिलैरिटी टू एन अर्लियर ट्रेडमार्क एंड आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज कवर्ड बाय ट्रेडमार्क। आपने पुराने ट्रेडमार्क का नाम ऐसा ले लिया जो बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, हो सकता है स्पेलिंग अलग हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो जाता है। जैसे लेक्मे और लेक्मे, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। एम सील, एम सील हम जानते हैं क्या होता है भाई, दीवारों में दरार पड़ जाती है तो टेम्परेरी बेसिस पर हम उसको एम सील लगा देते हैं ताकि पानी का लीकेज नहीं हो। तो किसी ने एक और सील बनाई, उसका नाम क्या रख दिया? SM सील। कंफ्यूजन हो सकता है। ट्रेडमार्क इज आइडेंटिकल विथ और सिमिलर टू एन अर्लियर ट्रेडमार्क विच आर नॉट सिमिलर टू बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ डिफरेंट प्रोप्राइटर। उन्होंने बोला है कि भाई यूं समझो कि अगर आपने ऐसा ट्रेडमार्क का नाम लिया जो ऑलरेडी दूसरे ट्रेडमार्क या किसी दूसरे प्रोप्राइटर के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो हम उस ट्रेडमार्क को आपके नाम पर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने पेन बनाने की कोशिश करी। अब पेन बनाने के लिए मैंने अपने पेन के ऊपर टाटा लिखना चालू कर दिया। सो टाटा ऑलरेडी किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है। हम उन प्रोडक्ट्स पर टाटा का नाम नहीं लिख सकते विच इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा। जैसे यहाँ पर एक केस आया था, किसी ने अंडरगारमेंट्स का नाम बेंज रखने की कोशिश करी। अब बेंज नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, किसके नाम पर? मर्सिडीज बेंज। तो हम आपको आपकी अंडरगारमेंट्स कंपनी के लिए बेंज नाम नहीं रखने देंगे, किसी और प्रोप्राइटर ने इसको ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया। और ट्रेडमार्क इज लाइकली टू बी प्रिवेंटेड बाय वर्च्यू ऑफ एनी लॉ और कॉपीराइट लॉ। किसी और लॉ में या कॉपीराइट लॉ में किसी नाम को रजिस्टर करने के लिए अगर रेस्ट्रिक्शन आया है तो हम ऐसा ट्रेडमार्क का नाम भी आपको नहीं देंगे। सो दोस्तों, ये है हमारे रिलेटिव ग्राउंड्स और एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के एंगल से। चलिए, इफ प्रोप्राइटर अर्लियर ट्रेडमार्क गिव्स कंसेंट टू यूज देन इट इज अलाउड। क्या मतलब है इसका? बाय चांस आप किसी और का नाम यूज करना चाहते हो, अब वो कोई और ने आपको अलाउ कर दिया है कि आप मेरा नाम यूज कर लो तो चल जाएगा, उसको हम मना नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अपने पेन पर टाटा लिखने की कोशिश करी, मैंने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करा। रजिस्ट्रार ने बोला कि साहब टाटा का नाम आप नहीं ले सकते क्योंकि टाटा के नाम से तो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी रजिस्टर्ड है। मैं टाटा कंपनी से ही परमिशन लेके आ गया कि साहब टाटा कंपनी ने खुद बोल दिया कि मनमीत सर जो पेन बना रहे हैं उस पर वो हमारा नाम यूज कर सकते हैं, तो फिर रजिस्ट्रार को कोई आपत्ति नहीं होगी आपको टाटा का नाम देने में, विच कैन बी यूज्ड ऑन योर पेन। ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट डिस्कशन, लिमिटेशन एज टू कलर। कभी कभी क्या होता है, हम हमारे ट्रेडमार्क में
कलर कॉम्बिनेशन का भी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। ट्रेडमार्क में भी लिमिटेड होली और इन पार्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कलर। कभी कभी आप आपका नाम या सिंबल के लिए कलर का भी रजिस्ट्रेशन करवा देते हो कि इस कलर का कोई और कॉम्बिनेशन कोई और पर्सन नहीं ले सकता। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ कलर भी उसमें हो सकता है। हाँ, इफ अ ट्रेडमार्क इज विदाउट लिमिटेशन ऑफ कलर इट शैल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड फॉर ऑल कलर्स। अगर आपने एक नाम का रजिस्ट्रेशन ही लिया है लेकिन उसमें कलर्स का मेंशन नहीं करा है, इसका मतलब ये होगा कि आप आपके नाम को किसी भी कलर में यूज कर सकते हो और कोई भी आपके नाम को किसी दूसरे कलर में यूज नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये मैकडॉनल्ड्स है। अब किसी और ने बोला कि भाई सर हम भी हमारा ट्रेडमार्क बनाना चाहते हैं, मैंने इंदौर में एक बर्गर की शॉप ओपन कर ली और मैंने अपनी बर्गर की शॉप का नाम भी मैकडॉनल्ड्स ही रख दिया। मैंने अपनी बर्गर की शॉप का नाम भी मैकडॉनल्ड्स ही रख दिया और अपने मैकडॉनल्ड्स का जो साइन है वो मैंने पिंक कलर में कर दिया। आप मुझे बताओ, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन मिलेगा? क्या मुझे रजिस्ट्रेशन मिलेगा मैकडॉनल्ड्स इन पिंक कलर? नहीं, मैकडॉनल्ड्स ने लिमिटेशन ऑफ कलर नहीं लिया। इसका मतलब मैकडॉनल्ड्स का सिंबल और कोई किसी भी कलर में कॉपी नहीं कर सकता। अगर आपने लिमिटेशन टू कलर लिया है तो फिर चांसेस हैं कि कोई दूसरे कलर से आपके नाम को कॉपी करने की कोशिश कर सकता है। चलिए, वेल नोन ट्रेडमार्क पहले भी डिस्कशन करा था, अब इसका डिस्कशन थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो सालों साल अपनी रेप्यूट, अपनी गुडविल, अपनी रेपुटेशन डेवलप करती है, जिसके बेसिस पर उनको रजिस्ट्रार वेल नोन ट्रेडमार्क ग्रांट करता है। अगर आपको वेल नोन ट्रेडमार्क ग्रांट हो गया तो आपकी गुड्स की क्लास में तो क्या, कोई और इस नाम को दूसरी क्लास में भी रजिस्टर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी कॉल्ड गूगल, अगर मैं इंदौर में फर्नीचर की शॉप ओपन करता हूं, उसका नाम रखना चाहता हूं गूगल, गूगल बोलेगा ये तो हमारा नाम है। मैंने बोला आप तो आईटी सेक्टर में हो, मैं तो फर्नीचर सेक्टर में हूं, तो गूगल बोलेगा मेरा रजिस्ट्रेशन वेल नोन ट्रेडमार्क में है। अगर आप आईटी सेक्टर में तो क्या दूसरी क्लास में भी मेरा नाम रखना चाहो तो नहीं रख सकते। ये इंपॉर्टेंस होती है वेल नोन ट्रेडमार्क की। तो रजिस्ट्रार कौन कौन से पॉइंट्स को देखता है कि आपके ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन वेल नोन ट्रेडमार्क में रजिस्टर हो जाए? पहला, नॉलेज और रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेडमार्क इन रेलेवेंट सेक्शन ऑफ पब्लिक। रजिस्ट्रार पहले ये चेक करता है कि पब्लिक उस नाम को कितने अच्छी तरीके से जानती है। क्या पब्लिक को उस नाम का नॉलेज है? जैसे हमको मालूम है टाटा, इन्फोसिस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सब पब्लिक को मालूम है, तो इनको वेल नोन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन मिल गया होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं लेट्स से बालाजी किराना स्टोर, अब ये नाम पब्लिक को नहीं मालूम है, सो इसको वेल नोन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। नॉलेज इन इंडिया ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ ट्रेडमार्क, आपने इंडिया में आपके गुड के नाम या सिंबल को कितना प्रमोट करा है, उसके बेसिस पर भी आपकी रेपुटेशन डेवलप होती है। रजिस्ट्रार ये भी चेक करेगा। ड्यूरेशन, एक्सटेंट एंड जोग्राफिकल एरिया ऑफ यूज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, आपने आपके ट्रेडमार्क क्या ड्यूरेशन ली है, कितना इसको एक्सपायर होने में टाइम बचा है, कौन कौन से एरिया में, कौन कौन सी लोकेशंस में आपका नाम फेमस है, रजिस्ट्रार इसको भी चेक करेगा। ड्यूरेशन, एक्सटेंट एंड जोग्राफिकल एरिया ऑफ प्रमोशन ऑफ ट्रेडमार्क, भाई आप आपके ट्रेडमार्क को कौन कौन से एरियाज में प्रमोट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे ट्रेडमार्क को मध्य प्रदेश में प्रमोट करते हैं लेकिन पूरे इंडिया में हमारे नाम को कोई नहीं जानता है। सो रजिस्ट्रार ये भी चेक करता है कि भाई ये तो मध्य प्रदेश में फेमस है, उत्तर प्रदेश या बिहार में तो इस नाम को कोई नहीं जानता है, तो हो सकता है आपको वेल नोन ट्रेडमार्क ग्रांट नहीं हो। गूगल, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा, बिरला, ये पूरी दुनिया में फेमस है, ये एलिजिबल हो जाते हैं वेल नोन ट्रेडमार्क के लिए। एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी एंड प्रेजेंटेशन एट फेयर्स और एग्जीबिशंस, आप आपके गुड्स या आपके नाम को आप एग्जीबिशन या फेयर, जैसे मेला होता है, प्रदर्शनी होती है, वहां पर आप कितना एडवर्टाइज करते हो। रिकॉर्ड ऑफ सक्सेसफुल एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड ट्रेडमार्क बाय एनी कोर्ट और रजिस्ट्रार अंडर दैट रिकॉर्ड, आपके ट्रेडमार्क पर क्या कभी कोई ऐसा केस लगा है जिससे इन्फ्रिंजमेंट की पॉसिबिलिटी बनी है? क्या बहुत सारे लोग आपका नाम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हाँ, दैट मीन्स आपका ट्रेडमार्क या कंपनी बड़ी फेमस है, आपका नाम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं। या नंबर ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रजिस्ट्रार एनालाइज करने की कोशिश करता है कि भाई आपके लगभग कस्टमर्स कितने होंगे। नंबर ऑफ पर्संस इन्वॉल्व्ड इन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रजिस्ट्रार एनालाइज करता है कि आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में कैसे बिकते हैं, कितने होलसेलर्स हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कितने रिटेलर्स हैं, आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। एंड
द बिजनेस सर्कल्स डीलिंग विद गुड्स एंड सर्विसेज, आपके गुड्स को कौन कौन से लोग यूज कर रहे हैं, कौन कौन से बिजनेस सर्कल्स में आपका प्रोडक्ट फेमस है, आपका प्रोडक्ट किन बिजनेसेस के लिए इनपुट साबित होता है। तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करता है रजिस्ट्रार, और इफ ही सेटिस्फाइड तो आपके नाम को वेल नोन ट्रेडमार्क डिक्लेयर कर देगा। अब इसमें एक बड़ा फेमस केस है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड आईटीसी, इंपीरियल टोबैको कंपनी। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। इंपीरियल टोबैको कंपनी एक्चुअली सिगरेट बनाता था, और सिगरेट के लिए वो कौन सा नाम यूज करने की कोशिश कर रहा था? शिमला। मुझे बताओ, क्या इसको शिमला सिगरेट बनाने ट्रेडमार्क नाम मिल गया होगा क्या? क्या आईटीसी को सिगरेट पर शिमला लिखने की परमिशन मिल गई थी क्या? बिल्कुल भी नहीं। आईटीसी ने रजिस्ट्रार को अप्लाई करा था, रजिस्ट्रार ने 2 बार रिजेक्ट कर दिया। सो आईटीसी ने रजिस्ट्रार के खिलाफ ही केस फाइल कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार का समर्थन करा, आईटीसी केस हार गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई शिमला एक बहुत फेमस ज्योग्राफिकल प्लेस है, सिगरेट पर आप इसका नाम नहीं लिख सकते। उसके बाद आईटीसी ने अपने सिगरेट का नाम क्या रखा था? विल्स। सबको समझ में आ गया? केस लॉ डिस्कस करा हुआ है ऑलरेडी हमने। चलिए नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स और आईएनएन। आईएनएन का फुल फॉर्म इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स। इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स समझते हैं। पहला पॉइंट केमिकल के डिस्कशन का है, लेकर है, और दूसरा जो पॉइंट है दैट इज अ डिस्कशन ऑफ आईएनएन। दोनों देखते हैं। वो बोल रहे हैं आप आपके बिजनेस या प्रोडक्ट का नाम किसी एलिमेंट या कंपाउंड के नाम पर नहीं रख सकते। यू कैन नॉट ओपन अ शॉप लाइक हाइड्रोजन किराना स्टोर, ऑक्सीजन किराना स्टोर, नहीं, यू कैन नॉट गो फॉर दैट। या फिर आप नाम भी यूज नहीं कर सकते, जैसे H2O, NaCl, NaCO4, कभी आप ऐसा नाम यूज नहीं कर सकते। किसी केमिकल एलिमेंट या कंपाउंड के नाम पर आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो नाम नोटिफाई करे हैं, विच आर INN, फुल फॉर्म इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम, आपको ऐसा नाम भी नहीं मिलेगा। जैसे दोस्तों समझो किसी को सर दर्द होता है या किसी को फीवर होता है, बताओ हम कौन सी गोली लेते हैं? किसी को सर दर्द होता है या किसी को फीवर होता है, हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं? किसी को मालूम है क्या भाई? मेडिसिन का नाम मालूम है आपको क्या? फटाफट बताइए। मेडिसिन का नाम होता है या तो डोलो या क्रोसिन, है ना? एम आई राइट? क्रोसिन कितनी कॉमन है। सो डोलो, क्रोसिन, सब में एक केमिकल एलिमेंट होता है विच इज कॉल्ड पैरासिटामोल। डॉक्टर ये बोलता है कोई सी पैरासिटामोल ले लो, तो पैरासिटामोल वाली दवाइयां बहुत सारी आती हैं, जैसे डोलो, क्रोसिन एटसेट्रा। अब अगर आप आपकी मेडिसिन का नाम ही पैरासिटामोल रखने की कोशिश करोगे तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पैरासिटामोल इज एन INN, इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम। जैसे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको मल्टीविटामिन लेना चाहिए, आपको मल्टीविटामिन लेना चाहिए। अब मल्टीविटामिन एक INN है। कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी दवाई का नाम मल्टीविटामिन नहीं रख सकता। सबको समझ में आता है? तो इसकी लिस्ट हमको याद नहीं करनी है, हमको ये याद रखना है कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ नाम स्पेसिफाई करे हैं। उन नाम को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम, शॉर्ट फॉर्म INN। इनका भी आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ नेम एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग पर्संस और पर्सन रिसेंटली डेड। ऐसे लोग जिनकी डेथ हो गई है और ऐसे बिजनेसमैन बहुत फेमस हैं। जैसे मुझे बताइए, एप्पल के CEO का नाम अभी क्या है? हु इज द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एप्पल? एनी पर्सन? किसी को करंट CEO ऑफ एप्पल का नाम मालूम है क्या? तो उनका नाम है मिस्टर टिम कुक। टिम कुक के पहले जो बहुत फेमस CEO थे एप्पल के, उनका नाम, जो एप्पल को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए थे, उनका नाम क्या है? जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है, जिनकी कैंसर से डेथ हुई थी, उनका नाम है मिस्टर स्टीव जॉब्स। तो स्टीव जॉब्स एक दुनिया में फेमस नाम है। अब स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई है। अब ये वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि कोई भी पर्सन किसी मरे हुए इंसान, किसी डिसीज्ड इंसान का नाम अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकता। या वो ये भी बोल रहे हैं कि ऐसी सेलिब्रिटी, ऐसा बिजनेस पर्सन जो अभी बहुत फेमस है, जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, रजनीकांत हो गया, मुकेश अंबानी हो गया, कुमार मंगलम बिरला हो गया, इनके नाम पर भी आप आपका बिजनेस का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। उसके पॉइंट्स हम लोग यहां पर पढ़ेंगे।
So when an application is made for registration which falsely suggests in connection with any living person, ऐसा person जो जिंदा है उसी के नाम का business आप चालू कर रहे हो, or a person whose death took place within 20 years prior to date of application for registration of trademark. क्या बोल रहा है वो, समझो. फॉर एग्जाम्पल, आप लेना चाहते हो रजिस्ट्रेशन ऑन 10th नवंबर 2023. आज आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो किसके नाम का? मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत. मुझे बताइए, क्या सुशांत सिंह राजपूत इंडिया की बहुत फेमस सेलिब्रिटी थे? क्या वो बहुत फेमस एक्टर थे? या फिर इरफान खान, क्या वो इंडिया के बहुत फेमस एक्टर थे? अब वो ये बोल रहे हैं कि जब आपने एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन डेट के 20 साल पहले की डेट पे अगर इस दौरान किसी की डेथ हुई है तो उसके नाम पर आप बिजनेस नहीं चालू कर सकते. अगर इस दौरान किसी की डेथ हुई है तो इस नाम से आप आपका बिजनेस चालू नहीं कर सकते. तो इसके लिए रजिस्ट्रार को आपको कुछ प्रूफ पेश करने पड़ेंगे. रजिस्ट्रार में बिफोर ही प्रोसीड्स विद द एप्लीकेशन रिक्वायर्स एप्लीकेंट टू फर्निश हिम विद कंसेंट इन राइटिंग ऑफ सच लिविंग पर्सन. वो बोल रहे हैं कि अगर मैं अपने शॉप का नाम रखना चाहता हूं अमिताभ बच्चन बुटीक, सो अगर अमिताभ बच्चन साहब से आप परमिशन लेके आ गए कि उनके नाम का बुटीक आप ओपन कर सकते हो, तो रजिस्ट्रार आपको ट्रेडमार्क दे देगा. अगर आप अमिताभ बच्चन साहब की कंसेंट नहीं लेके आए इन राइटिंग, तो फिर रजिस्ट्रार आपके इस नाम को रिजेक्ट कर देगा. या फिर ऐसा पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से आप परमिशन लेके आ जाओ, तो भी हम आपको लेट्स से नाम रखने के लिए दे देंगे. तो ये परमिशन किस चीज में रिक्वायर्ड है दोस्तों? पहला, ऐसा पर्सन जो फेमस है, सेलिब्रिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो जिंदा है. दूसरा, आपकी एप्लीकेशन डेट के 20 साल पहले तक के जिन लोग फेमस लोगों की डेथ हो चुकी है, अगर उनके नाम पर बिजनेस चालू करना चाहते हो तो आपको उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से परमिशन लानी पड़ेगी. हाँ, अगर 20 साल के पहले किसी की डेथ हुई हो, जैसे मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार साहब, इनकी डेथ हुए 20 साल हो गए, तो इनके नाम पर आप बिजनेस चालू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनकी डेथ को 20 साल हो चुके हैं. क्लियर? नेक्स्ट, विथड्रॉल ऑफ एक्सेप्टेंस. रजिस्ट्रार में विथड्रॉ एक्सेप्टेंस एंड प्रोसीड एज इफ एप्लीकेशन हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड. कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि रजिस्ट्रार आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, बाद में पता चलता है कि अरे यार ये एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट करनी ही नहीं थी. ह्यूमन एरर, गलती से एक्सेप्ट हो जाती है, तो वो सॉरी बोलकर आपकी एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट हो चुकी है उसी को रिजेक्ट कर देता है, उसी को विथड्रॉ कर देता है. उसी का हम पॉइंट पढ़ रहे हैं. सो आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, रजिस्ट्रार of registration of a trademark, but before its registration registrar is satisfied that the application is accepted in error. गलती से एक्सेप्ट हमने कर ली थी, या फिर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते टाइम सर्कमस्टांसेस अलग थे, एप्लीकेशन को प्रोसेस करते टाइम सर्कमस्टांसेस अलग थे, कंडीशन या लिमिटेशन उस पे आ चुकी है. जैसे जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी थी तो पार्लियामेंट का नाम एम्बलम्स और नेम्स एक्ट में नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि एम्बलम्स और नेम्स एक्ट में अमेंडमेंट हो गया है और पार्लियामेंट का नाम इस एक्ट में आ गया है, तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा. बोले साहब सॉरी, जिस टाइम एक्सेप्ट करी थी सर्कमस्टांसेस अलग थे, जिस टाइम हम प्रोसेस कर रहे हैं सर्कमस्टांसेस अलग थे, तो आप प्लीज अब नाम चेंज कर दो, हम आपकी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. हाँ, इसके लिए एप्लीकेंट को हमेशा क्या दिया जाएगा? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. ROOBH मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. बिल्कुल उसकी सुनवाई होगी, उसको सुनने का, उसको कहने का मौका दिया जाएगा. नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट ऑफ एप्लीकेशन. वंस रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन हैज एक्सेप्टेड एप्लीकेशन, he shall get application advertised in trademark journal. जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, आपकी एप्लीकेशन कहां पर पब्लिश होगी? ट्रेडमार्क जर्नल में. क्यों पब्लिश होती है? ताकि पब्लिक को इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ऐसा ट्रेडमार्क रजिस्टर होने वाला है, और अगर आपको ऑपोजिशन लेना है तो आप अपोज कर सकते हो. The advertisement must be complete in all respects. रजिस्ट्रार को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो आपकी एप्लीकेशन को जर्नल में पब्लिश करता है तो इट शुड बी कंप्लीट. उसमें कोई भी कमी पेशी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पब्लिक को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है. नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है?
trademark is registered if application has not been opposed and the time for notice of opposition has expired. आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कब हो जाएगा? अगर एप्लीकेशन हैज नॉट बीन अपोज्ड, या तो किसी ने अपोजिशन फाइल नहीं करा, या फिर ऑपोजिशन फाइल करने का टाइम एक्सपायर हो गया है, या फिर एप्लीकेशन हैज बीन अपोज्ड लेकिन अपोजिशन आपके फेवर में डिसाइड हो गया। बहुत आसान है दोस्तों। मैं रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी ने मेरे रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट ऑपोजिशन लिया ही नहीं है, या ऑपोजिशन लेने का टाइम निकल गया है, या फिर किसी ने ऑपोजिशन लिया है रजिस्ट्रार ने, लेकिन ऑपोजिशन के बाद भी फेवर किसको करा है? मुझे फेवर करा है, तो मेरा जो नाम है वो रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर शैल अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट्स रजिस्टर द ट्रेडमार्क विद इन इंपॉर्टेंट 18 months ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रार 18 महीने के अंदर ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कर देगा। आपने अगर 10/11/2023 को एप्लीकेशन लगाई है तो इस डेट से 18 महीने के अंदर रजिस्ट्रार की ड्यूटी बनती है कि आपके नाम को वो रजिस्टर कर दे। ध्यान रखना, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन विल बी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर इसका मतलब क्या हुआ, प्लीज समझा दो। मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपने एप्लीकेशन लगाई है ऑन 10/11/2023 और आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कब हुआ? ऑन 1 December 2024। अब आप मुझे बताओ, जो ट्रेडमार्क की वैलिडिटी है, जो ट्रेडमार्क की वैलिडिटी है 10 साल, हम कहां से गिनेंगे? 10/11/2023 की 1 December 2024। 10 साल कहां से गिनेंगे? 10 November 23 की 1 December 24। बताओ दोस्तों, कहां से गिनेंगे 10 साल? तो ध्यान रखना, हम 10 साल गिनेंगे एप्लीकेशन डेट से। इसलिए उन्होंने बोला है कि आपने जिस दिन एप्लीकेशन फाइल करी ना, उसी को हम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानेंगे। रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा विद सील। रजिस्ट्रेशन इज टू बी कंप्लीटेड विद इन 12 months। देखो ये इंपॉर्टेंट है, 18 महीने और 12 महीने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 18 महीने मतलब आपको रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन कितने महीने में दे देगा? 18 महीने में, ज्यादा से ज्यादा, प्रोवाइडेड आप आपकी जितनी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज हैं वो 12 महीने में कंप्लीट कर देना। एप्लीकेंट जितनी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज हैं वो 12 महीने में कंप्लीट कर दे, तो हम 18 महीने तक आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। 12 महीने तक आपने अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं करी तो आपकी एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट कर देंगे। समझ में आया? जैसे मैंने 10 November 2023 को अप्लाई करा, तो इस डेट से 12 महीने के अंदर मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूं, डॉक्यूमेंट सबमिट करूं, ऑपोजिशन का रिप्लाई फाइल कर दूं, सब कुछ मैं कंप्लाई कर दूं, नहीं तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अब मैंने अगर अपनी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली तो ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रार मुझे ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कब तक दे देगा? एप्लीकेशन डेट से 18 महीने के अंदर। ठीक है दोस्त। नाउ ड्यूरेशन, रिन्यूअल एंड रिमूवल एंड रिस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क ग्रांट कितने साल के लिए होगा? 10 साल के लिए। आसान। क्या इसको रिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगले 10 साल के लिए ऑन पेमेंट ऑफ रिन्यूअल फीस। तो क्या ये बार बार रिन्यू हो सकता है क्या? यस या नो? क्या इसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम? बताओ। बिल्कुल कर सकते हो, आपकी इच्छा। आप हर 10 साल में रिन्यूअल फीस दो, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हर आगे 10 साल के लिए होता जाएगा। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक बिजनेसमैन बोले ये एक साथ पैसे रख लो और एक साथ पैसे रखने के बाद ट्रेडमार्क को मुझे लाइफ टाइम के लिए दे दो? ये अभी तक लॉ में प्रोविजन नहीं आया है। आपको हर 10 साल में आपके नाम को रिन्यू करवाना पड़ेगा। नाउ आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है नाम, वो रिमूव भी हो सकता है। It can be removed on application in prescribed form on the ground that mark is wrongly remaining on the registrar। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि आपने रिन्यूअल फीस नहीं भरी, रिन्यूअल फीस नहीं भरी तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर से हट जाना चाहिए, लेकिन गलती से नहीं हटा, तो कोई एप्लीकेशन दे सकता है रजिस्ट्रार को कि भैया रजिस्टर से हटाओ, ये तो बिजनेस या तो बंद हो चुका है या फिर इसने रिन्यूअल फीस नहीं भरी है। Registrar can also suo motu issue notice for removal of registered trademark, that is in a case of non-payment fee। अगर आपने रिन्यूअल फीस नहीं भरी है तो रजिस्ट्रार खुद भी रजिस्टर से आपके ट्रेडमार्क का नाम हटा सकता है।
हाँ, जैसे ही नाम हटा आप आपके नाम को रिस्टोर भी कर सकते हो, वापस भी ले सकते हो। रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दो, फीस भरो, और आगे 6 महीने की एडिशनल फीस भी भरना पड़ेगी। आपने रिन्यूअल की फीस नहीं दी, आपका नाम हट गया है ट्रेडमार्क रजिस्टर से, आपको मालूम पड़ा, आपने बोला अरे यार ये नाम हट गया, कोई और नाम कॉपी नहीं कर ले, तो आपने रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन दी, जो फीस नहीं भरी थी रिन्यूअल फीस वो भरी, और आगे 6 महीने की फीस भी आपने भर दी एडवांस में। रिस्टोर आफ्टर 6 months बट विद इन अ ईयर फ्रॉम एक्सपायरी डेट ऑफ लास्ट रजिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही आप एप्लीकेशन दोगे तो जिस दिन आपका ट्रेडमार्क एक्सपायर हो गया था, जिस दिन आपका ट्रेडमार्क एक्सपायर हो गया था, फॉर एग्जांपल आपका ट्रेडमार्क एक्सपायर हुआ 1 जुलाई 2024, आपने रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन दी 14 जुलाई 2024, तो ध्यान रखना वो एप्लीकेशन को एंटरटेन तो करेगा, लेकिन आपका ट्रेडमार्क रिस्टोर कब होगा? 1 जुलाई 2024 से 6 महीने के अंदर तो रिस्टोर नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा। सो आफ्टर 6 months बट विद इन 1 year, आफ्टर 6 months बट विद इन 1 year, तो 1 जुलाई 2024 के 6 महीने तक तो रिस्टोरेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ 6 महीने बाद, लेकिन 1 साल के अंदर रिस्टोरेशन पॉसिबल हो जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका रिस्टोरेशन कब तक हो जाएगा? 30th जून 2025। ज्यादा से ज्यादा रिस्टोर कब तक हो जाएगा? 30th जून 2025। तो ये मत समझना कि जैसी एप्लीकेशन दी 1-2 दिन में नाम वापस आ जाएगा, 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि रिन्यूअल फीस टाइम टू टाइम भरते रहो और अपने नाम को रिन्यू करवाओ। रिस्टोरेशन इज डन ईदर जनरली और विद कंडीशंस। कभी कभी ये भी होता है, रजिस्ट्रार बोलता है कि भाई अब हम आपके नाम को रिस्टोर कर रहे हैं, लेकिन हम अब इस नाम के रिस्टोरेशन पर कंडीशन भी लगाएंगे कि अगली बार अगर रिन्यूअल फीस टाइम पे नहीं भरी तो आप रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन भी नहीं दे पाओगे, हम आपके एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो कंडीशनल रिस्टोरेशन भी होता है। चलो आगे, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स। इन्फ्रिंजमेंट मतलब अगर आपके ट्रेडमार्क सिंबल, लोगो एटसेट्रा को कोई और पर्सन बिना आपकी कंसेंट के कॉपी करता है और वो कॉपी कर कर इससे पैसा कमाता है, एक्सप्लॉइट करता है, तो उसको हम इन्फ्रिंजमेंट बोलेंगे। सो एनी पर्सन नॉट द ओनर ऑफ RTM रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैज नॉट ऑब्टेन कंसेंट ऑफ रजिस्टर्ड ओनर। रजिस्टर्ड ओनर से उसने परमिशन नहीं ली, वो उस ट्रेडमार्क को यूज कर रहा है फॉर मेकिंग मनी इन कोर्स ऑफ बिजनेस, सच मार्क कैन बी आइडेंटिकल और डिसेप्टिवली सिमिलर टू RTM। उसने ट्रेडमार्क ऐसा बनाया है कि आपके ट्रेडमार्क से बिल्कुल वो मिलता जुलता है या बिल्कुल वैसा के वैसा है। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक जैसा, डिसेप्टिवली सिमिलर मतलब मिलता जुलता। ये आइडेंटिकल ट्रेडमार्क आपने बना दिया, ये डिसेप्टिवली सिमिलर लगभग बिल्कुल वैसे ही है, डिसेप्टिवली सिमिलर। ठीक है, ओके। अब इन्फ्रिंजमेंट के इंस्टेंसेस कौन कौन से होते हैं जरा उसको देख लेते हैं। एनी पर्सन हु इज नॉट द ओनर ऑफ RTM एंड हैज नॉट ऑब्टेन्ड कंसेंट, वो क्या कर रहा है? ट्रेडमार्क को यूज कर रहा है फॉर हिज ओन गुड्स एंड सर्विसेज and both marks may be identical or similar, public may associate such mark to be registered and is bound to create confusion। बड़ा सिंपल सा है, कोई और पर्सन मेरी परमिशन के बिना मेरे बिजनेस के ट्रेडमार्क को यूज कर रहा है, और जब वो यूज कर रहा है तो पैसा कमा रहा है बिजनेस में, और पब्लिक दोनों ट्रेडमार्क को देख के कंफ्यूज हो रही है, उसको हम इन्फ्रिंजमेंट बोलेंगे। सेकंड, any person not the owner of RTM and has not obtained consent does such acts where even no confusion is caused, the mark that he uses is identical, it is not used for identical or similar goods, it gives him monetary advantage and makes profit, it hampers reputation of the firm। क्या मतलब हुआ जरा समझना। सेकेंड केस और फर्स्ट केस में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट केस ये बोल रहे हैं कि आप सेम क्लास ऑफ गुड्स के लिए मेरा नाम यूज कर रहे हो, दूसरा केस ये बोल रहा है कि अगर आप डिससिमिलर गुड्स के लिए भी नाम यूज कर रहे हो तो भी इसको इन्फ्रिंजमेंट मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, मैंने सुपारी लॉन्च करी, उस सुपारी का नाम मैंने ABC सुपारी रख दिया, लेकिन जैसे मैं सुपारी का एडवर्टाइजमेंट करता हूं तो पीछे बैकड्रॉप में एक फ्लेक्स लगा हुआ है हल्दीराम का, पीछे एक फ्लेक्स हल्दीराम का लगा हुआ है। समझो मैंने अपनी सुपारी का नाम हल्दीराम नहीं रखा हुआ है,
हल्दीराम नमकीन और मिठाइयां बनाता है, मेरे प्रोडक्ट का नाम सुपारी है, लेकिन मैं हल्दीराम को अगर बैकड्रॉप में यूज कर रहा हूं तो लोग क्या सोचेंगे कि यार ये तो हल्दीराम से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इसको भी हम इन्फ्रिंजमेंट बोलेंगे। एनी पर्सन नॉट ओनर हैज नॉट ऑब्टेन कंसेंट यूजेस ट्रेडमार्क और इट्स पार्ट बिजनेस नेम इन सेम गुड्स और सर्विसेज इन विच ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड। बहुत इजी है, अगर कोई पर्सन मेरा नाम सिमिलर गुड्स के लिए यूज कर ले, जैसे नाइकी शूज बनाता है, कोई और शू कंपनी नाइकी का ही नाम यूज कर रही है, उसको भी इन्फ्रिंजमेंट बोलेंगे। या एनी पर्सन पुट्स सच रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ अनदर पर्सन, लेबल्स, पैकेजिंग मटेरियल एटसेट्रा एंड एडवर्टाइजेज इट ऑन इट्स बिजनेस पेपर्स। भाई मैंने किसी और का नाम अपने लेटर हेड पे लिख लिया, या जो मेरे गुड्स हैं उसके पैकेट पर मैं दूसरे का नाम छपवा रहा हूं, इसको भी इन्फ्रिंजमेंट बोलेंगे। Any person advertises such registered trademark which brings him unfair profit, uses marks similar or identical with registered trademark, is harmful for RTM and it is against reputation of RTM। समझना भाई, टाटा एक बहुत बड़ा नाम है। अब टाटा का जो नाम है वो मैं अपने पान मसाला या गुटखा या सिगरेट पर यूज कर रहा हूं। अब दोस्तों मैंने परमिशन ली नहीं, अनफेयर प्रॉफिट कमा रहा हूं बढ़िया टाटा का नाम यूज करके, और इससे टाटा का नाम खराब हो रहा है। लोग सोचेंगे यार टाटा भी ये पान मसाले और अल्कोहल वगैरह में घुस गया क्या, उससे उसकी रेपुटेशन हैम्पर हो रही है, इसको भी हम इन्फ्रिंजमेंट मानेंगे। एनी पर्सन पुट्स मार्क ऑन पैकिंग, पैकेज पे रखता है और इस पैकेट को वो मार्केट में सेल करने की कोशिश करता है। इट ऑफर्स सर्विसेज या स्टॉक्स इट फॉर फ्रॉडलेंट पर्पस, इस पैकेट में जो गुड्स हैं वो स्टॉक करके रखता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जैसे एक बहुत फेमस ब्रांड है घी में कॉल्ड सांची, लेकिन अभी काफी सारे ऐसे केसेस आए हैं कि एक गोडाउन पे छापा पड़ा जहां पर सांची के बहुत सारे लेबल्स पड़े हुए थे, वहां पर प्योर घी नहीं बनता है, वहां पर डालडा घी बनता है, और उस टिन पे वो सांची का लेबल लगा के बेच देते थे। तो लोग क्या करते हैं, वो सांची का डुप्लीकेट घी बनाते हैं, डालडा का स्टोर करते हैं, उसके पैकेट पर अपना सांची का नाम यूज करते हैं, या फिर उस नाम से गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर सांची का नाम अपने लेटर हेड्स पर यूज करते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इन सबको क्या मानेंगे, इन्फ्रिंजमेंट मानेंगे। समझ में आ गया। ट्रेडमार्क कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स स्पोकन और वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने पहले भी बताया था। जैसे भाई एक बहुत फेमस सीमेंट कंपनी है जेपी, है ना, और किसी ने अपना नाम जेपी रख लिया, स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, तो इसको भी हम इन्फ्रिंजमेंट मानेंगे। जैसे हमने पहले भी डिस्कशन करा था, लेक मी एंड लाइक मी, ये भी क्या हो जाएगा, इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसा है। ओके, अब यहां पर एक हमारे पास 2-3 केस लॉज हैं। इस सेकंड वाला केस लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आईटीसी का, फर्स्ट और थर्ड केस लॉ देख लेते हैं। केस लॉ का नाम रेनेसा होटल होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेशन वर्सेस बी विजया साई एंड अदर्स। क्या हुआ दोस्तों, रेनेसा नाम ऑलरेडी होटल में चल रहा है। अब जो दूसरा डिफेंडेंट है बी विजया साई, जो दूसरी पार्टी है, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन चालू करा जिसका नाम क्या रख लिया, साई रेनेसा। अब रेनेसा ग्रुप ने बी विजया पर केस लगाया, बोले साहब ये तो हमारा नाम यूज कर रहे हैं। बी विजय ने बोला आपका नाम कहां, आपके नाम के आगे हमने साई नाम लगाया हुआ है। तो यहां पर फेवर किसको मिला, रेनेसा वाले को। कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया, रेनेसा नाम से कंफ्यूजन तो क्रिएट हो रहा है, इनकी रेपुटेशन भी हैम्पर हो सकती है। तो साई रेनेसा वालों को बोला कि साई रेनेसा में से आप साई रहने दो, रेनेसा को वर्ड को हटा दो। आईटीसी डिस्कस कर लिया। थर्ड, अमूल कनाडा वर्सेस कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन, दैट इज अमूल डेयरी एंड गुजरात मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमको मालूम है गुजरात का एक बड़ा फेमस ब्रांड नेम है अमूल, आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड आनंद में है, और इसकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका नाम क्या है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। अब क्या हुआ दोस्तों, किसी ने कनाडा में अमूल ब्रांड के नाम से मिल्क बेचना चालू कर दिया और उसने अपने मिल्क का नाम क्या रख दिया, अमूल कनाडा। अब यहां पर इंडिया वाले जो अमूल है उन्होंने बोला हमने तो कनाडा में बिजनेस ही चालू नहीं करा, हमको तो इंडिया में ही बिजनेस इतना पड़ जाता है कि हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो कनाडा में इन्होंने केस फाइल करा और कैनेडियन कोर्ट ने साथ किसका दिया, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और अमूल कनाडा को अपना नाम हटाना पड़ा। ठीक है, अगेन इट इज अ शेयर केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। चलो अब अपने को पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिनको इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलते हैं।
ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिनको इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलते हैं? लेट्स स्टार्ट फर्स्ट केस, और ये बड़े कॉमन केसेस है, आपको देखने को मिले भी होंगे। When it is made honestly as a practice of industrial और commercial matter lawfully, क्या होता है? कभी कभी आप एडवर्टाइजमेंट में कंपैरिजन देखते होगे, इनफैक्ट Amazon मिंत्रा में भी कंपैरिजन देखते होगे। जैसे आप एक लैपटॉप खरीद रहे हो HP का, तो Amazon कंपेयर करवा देता है ना, कि HP का लैपटॉप इतने में इतने फीचर्स, अगर आप सोनी का खरीदते हो, कॉम्पैक्ट का खरीदते हो, एप्पल का खरीदते हो, तो उसमें इतने इतने फीचर्स मिलेंगे। पेपर में मारुति का एडवर्टाइजमेंट आता है और मारुति दूसरे ब्रांड से अपनी फीचर्स को कंपेयर करती है। तो जब आप दूसरे ब्रांड से अपनी फीचर्स को कंपेयर करते हो और जो उन्होंने फीचर्स दिए वही लिखते हो, तो फिर इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे। यू आर जस्ट कंपेयरिंग द ऑलरेडी पब्लिश्ड मैटर, यू आर जस्ट पब्लिशिंग ऑलरेडी पब्लिश्ड मैटर, इसको हम कभी भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे। जैसे समझो ये मेरी कार कंपनी है, मैंने अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स यहां पर दे दी और मैं अपनी कंपनी का कंपैरिजन मारुति, होंडा और टाटा से कर रहा हूं और इनका जो पब्लिश्ड डेटा है वही पब्लिश कर रहा हूं अपने कंपैरिजन चार्ट में। सो ये कंपनीज मेरी कंपनी पर या मुझ पर इन्फ्रिंजमेंट केस फाइल नहीं कर सकती। नाउ सेकंड, when use is made by a person it does not amount to unfair advantage, अगर कोई आपका नाम यूज कर रहा है लेकिन उससे वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, उसको भी हम इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहेंगे। देखो प्रॉपर इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या है कि आपका नाम यूज हो रहा है और आपके नाम से कोई प्रॉफिट कमा रहा है। इन्फ्रिंजमेंट किसको नहीं बोलेंगे? आपका नाम को यूज कर रहा है लेकिन उसके नाम से वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, उसको हम इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, when use is made by a person and it is not detrimental to distinctive character or repute of trademark, अगर कोई आपका नाम यूज कर रहा है लेकिन उससे आपके नाम पर धब्बा नहीं लग रहा है, detrimental नहीं है, वो प्रॉफिट भी नहीं कमा रहा है, इसको भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे। when mark shows kind, quality, quantity, geographical origin etc, इसको हम कभी भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंपेयर करा दिया कि भाई लेट्स से आई सेल ऑरेंजेस इन इंदौर, तो मैंने बोला इंदौर ऑरेंजेस आर जस्ट लाइक नागपुर ऑरेंजेस, तो नागपुर ऑरेंजेस ये नहीं बोल सकता कि साहब मेरी परमिशन के बिना आप मेरा नाम यूज कर रहे हो, हम इन्फ्रिंजमेंट केस फाइल करें। आई एम जस्ट यूजिंग इट एज अ सेंटेंस, मैं उसकी रेप्यूट को हार्म नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि हमारे ऑरेंजेस भी बिल्कुल किसके जैसे हैं, नागपुर ऑरेंजेस। जैसे मैंने बोला कि हमारी कंपनी जो लैपटॉप बनाए हैं, दिस इज जस्ट एज सिमिलर टू लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन। आई एम जस्ट कंपेयरिंग इट, आई एम नॉट हार्मिंग द रेपुटेशन ऑफ एप्पल, so it is also not a case of infringement. When a trademark is registered and there are terms and conditions and such trademark is used by another person normally or for exporting goods or services and terms and conditions are not broken. टाटा ने बोला कि भाई आप हमारा नाम यूज नहीं कर सकते, लेकिन टाटा ने बोला कि अगर कोई हमारा नाम रिसर्च में, प्राइवेट स्टडी में या फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करता है तो इसको हम इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप स्लाइड पर लेट से टाटा का नाम देख रहे हो मेरी प्रेजेंटेशन में, या एचपी का नाम देख रहे हो मेरे प्रेजेंटेशन में, अब मैंने उनकी बिना परमिशन से उनका लोगो अपने स्टडी मटेरियल में या नोट्स में लिखा हुआ है, इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है। यूज ऑफ ट्रेडमार्क फॉर गुड्स कनेक्टेड to goods with registered trademark owners and such use by another person is permitted, that is license or assignment। ये पॉइंट नहीं भी लिखते ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो बोल रहे हैं अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के ओनर ने किसी और को लाइसेंस या असाइनमेंट दे दिया है मार्क यूज करने के लिए तो इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मार्क इज नॉट रिमूव्ड और इरेज्ड एंड द ओनर हैज कंसेंटेड, है ना, ओनर ने अपना ट्रेडमार्क को सरेंडर या इरेज नहीं करा है और ओनर ने कंसेंट दे दी है, तो हम उसको कभी भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे। यूज ऑफ ट्रेडमार्क विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज इन अ कमर्शियल मैनर एंड इज परमिटेड बाय ओनर, बड़ा आसान है। नाटा प्रोफेशनल एकेडमी ने 4 फ्रेंचाइजीज दी और फ्रेंचाइजी ओनर्स को बोल दिया कि आप हमारा नाम एडवर्टाइजमेंट पर यूज, अपने नोट्स पर यूज, अपने पैम्फलेट पर यूज कर सकते हो, तो फ्रेंचाइजी जो नाम यूज करती है उसको भी हम इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे। When some product is an accessory or adopted to become a part of a good, तो भी हम इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों कंपनी है कॉल्ड मारुति,
अब मारुति कार में आप बैक व्यू मिरर देखते हो, साइड मिरर्स देखते हो, स्टीयरिंग देखते हो। आपको लगता है मारुति बैक व्यू मिरर या साइड मिरर्स बनाता होगा? या जो मारुति की जो सीट कवर्स हैं, सीट कवर्स मारुति बनाता होगा? नहीं, ये सारी चीजें मारुति और कोई कंपनी से बनवाता है। अब मारुति ने दूसरी कंपनी को बोला कि भाई तुम हमारे लिए गुड्स बना रहे हो, तो जब हमारे लिए गुड्स बनाओ तो इस पर हमारा नाम लिख लेना और नाम लिख के हमको देना, ताकि हम कार में इसको रख सकें, कार में इसको इंक्लूड कर सकें। तो इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे। जैसे आप मोबाइल खरीदते हो, जैसे आपने सैमसंग का मोबाइल खरीदा, तो सैमसंग के मोबाइल के बॉक्स में क्या क्या आता है जरा बताओ तो। सैमसंग मोबाइल के बॉक्स में क्या क्या आता है जरा बताओ। सर एक तो मोबाइल आएगा, एक वो बुकलेट आती है, रीडर्स बुकलेट, एक चार्जर आता है और एक हैंड्स फ्री फोन आता है, ईयरफोन्स आते हैं। तो आप देखना चार्जर और ईयरफोन्स में क्या सैमसंग प्रिंट होता है क्या? चार्जर और ईयरफोन्स पर क्या सैमसंग प्रिंट होता है? यस। अब सैमसंग कंपनी चार्जर या ईयरफोन्स नहीं बनाती है, लेकिन जो सैमसंग के लिए चार्जर और ईयरफोन्स बनाती है, सैमसंग ने बोला है कि हमारा नाम प्रिंट कर कर ये हमको देना, तो उसको हम इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि सैमसंग ने ही परमिशन दी हुई है। When two trademarks are identical but both are registered and have equal rights to exclusive use, बड़ा आसान है, मैंने आपको बताया था कि भाई एक हो गया हमारा मैकडॉनल्ड्स, एक हो गया मैकडॉवल्स। मैकडॉनल्ड्स अल्कोहल में है, मैकडॉनल्ड्स फास्ट फूड में, दोनों को ट्रेडमार्क मिल चुका है, तो ये एक दूसरे के खिलाफ इन्फ्रिंजमेंट केस फाइल नहीं कर सकते। When trademark rights are transferred to a person lawfully and such person authorized by him trades goods in the market, अगर मैं अपना बिजनेस आपको बेच देता हूं, ठीक है, या फिर अपने बिजनेस का नाम आपको ट्रांसफर कर देता हूं या असाइन करता हूं नाम यूज करने के लिए, तो इसको इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नाइकी इनकॉर्पोरेशन ने लेट्स से बोल दिया शॉपर स्टॉप को कि हमारे गुड्स आप बेच सकते हो। अब अगर आप शॉपर स्टॉप के बाहर देखोगे तो शॉपर स्टॉप के बोर्ड पर लगभग 25 ब्रांड के लोगो लगे हुए हैं। अब लोगो लगाने की परमिशन ऑलरेडी किसने दे दी है? नाइकी इनकॉर्पोरेशन ने, उसको इन्फ्रिंजमेंट हम नहीं बोलेंगे। चलिए, तो ये हमने केसेस पढ़े जिसमें हम इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलते हैं। आगे पासिंग ऑफ, व्हाट डू मीन बाय पासिंग ऑफ? तो बड़ा सिंपल सा दोस्तों डिफरेंस समझना, ये मैंने डिफरेंस यहां पर लिखा हुआ है, ये मैं आपके लिए टेबल बनवा देता हूं, ऐसा कि ऐसा ये टेबल बन गया, देखो। इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ में डिफरेंस क्या है? इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ में डिफरेंस क्या है? कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आपकी परमिशन के बिना यूज कर रहा है तो कौन सा केस लगता है? इन्फ्रिंजमेंट। कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आपकी परमिशन के बिना यूज करता है तो उसमें कौन सा केस लगता है? इन्फ्रिंजमेंट। लेकिन इन्फ्रिंजमेंट से मिलता जुलता टर्म क्या है? पासिंग ऑफ। अगर आपने आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करा, मतलब आपका ट्रेडमार्क अनरजिस्टर्ड है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके शहर में 50 या 60 साल पुरानी दुकान चल रही हो और वो दुकान बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि उसने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया था। तो अगर उसके नाम को और कोई यूज करता है तो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अपने नाम को बचाने के लिए जो केस फाइल करता है वो बोलता है कि सामने वाले ने पासिंग ऑफ करा है, वो इन्फ्रिंजमेंट नाम यूज नहीं कर सकता। तो पासिंग ऑफ इज नॉर्मली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। इन्फ्रिंजमेंट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के केस में यूज होता है। जैसे सैमसंग का नाम और कोई यूज कर रहा है और सैमसंग का नाम रजिस्टर्ड है, तो हम बोलेंगे इसका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। एक दुकान का मैं नाम लेता हूं, लाला की दुकान। अब लाला की दुकान पिछले 80 साल से चल रही है, लेकिन इसने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाया, अनरजिस्टर्ड है। उसका नाम कोई और यूज करता है तो हम बोलेंगे दिस इज अ केस ऑफ पासिंग ऑफ। क्लियर? तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ पासिंग ऑफ, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जरा देखो। एस्टैब्लिश business or goods requires reputation and that his mark has become distinctive of his goods among public at large। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि सालों से हमारे यहाँ ये नाम चल रहा है और पब्लिक में हमारी एक रेप्यूट बन गई है, रेपुटेशन बन गई है, और आपके नाम को कोई यूज कर रहा है तो पासिंग ऑफ आपका केस एक्सेप्ट हो जाएगा। He has to establish that there is a likelihood of deception or confusion in the minds of public। It does not have to establish fraudulent intention of the part of defendant। समझो, पुराने लाला की दुकान, ये लाला की दुकान 80 साल पुरानी, उसके सामने एक और बंदे ने शॉप खोल दी, उसने अपनी शॉप का नाम क्या रख दिया? लाला की दुकान। सो अब
पासिंग ऑफ के लिए पुराने लाला की दुकान को कोर्ट्स में सिर्फ ये प्रूव करना पड़ेगा कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कंज्यूमर के नाम पर, कि कंज्यूमर हम दोनों की दुकान को देख के कंफ्यूज हो सकता है कि भाई असली लाला की दुकान कौन सी है। आपको यह प्रूव नहीं करना है कि जो नई शॉप खोली है उसका इंटेंशन फ्रॉडुलेंट है, उसके इंटेंशन को आपको प्रूव नहीं करना है। अगर आप सिर्फ ये प्रूव कर दो कि कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाएगा, इट विल बी अ केस ऑफ पासिंग ऑफ। या he has to establish that confusion is likely to cause damage or injury to the reputation। वो बोलता है कि भाई नए लाला की दुकान की वजह से पुराने लाला की दुकान पर आंच आ सकती है, उसको डैमेज हो सकता है। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि कितना नुकसान होगा, बस ये प्रूव अगर आप कर दो कि नुकसान हो सकता है, चलेगा। सो ये पासिंग ऑफ के केस हम किस केस में पढ़ रहे हैं? अगर आपका ट्रेडमार्क अनरजिस्टर्ड हो। समझ में आया? दैट मींस ट्रेडमार्क लॉ दोनों को प्रोटेक्शन देता है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एज वेल एज अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। आई रिपीट, ट्रेडमार्क लॉ दोनों को प्रोटेक्शन देता है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एज वेल एज अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। चलिए, अब अगर आपने कोर्ट्स में इन्फ्रिंजमेंट या पासिंग ऑफ का केस फाइल करा है तो कोर्ट से आपको क्या क्या रिलीफ मिल सकती है? पहली, इंजंक्शन। कौन स्टूडेंट बताएगा इंजंक्शन मतलब क्या होता है? कौन स्टूडेंट बताएगा भाई इंजंक्शन मतलब क्या होता है? इंजंक्शन मतलब होता है स्टे। इंजंक्शन मतलब स्टे, कि कोर्ट ये बोल सकता है सामने वाली पार्टी को कि इनका नाम आप यूज करना बंद कर दो, या आप डैमेज या प्रॉफिट में शेयर क्लेम कर सकते हो। ऑप्शन है प्लांटिफ के ऊपर कि भाई या तो कॉम्पनसेशन ले लो या जितना उसने प्रॉफिट कमाया वो ले लो। अब आप मुझे बताओ नॉर्मली क्या क्लेम करना चाहिए, शेयर इन प्रॉफिट या फिर कॉम्पनसेशन? नॉर्मली क्या क्लेम करना चाहिए, शेयर इन प्रॉफिट या फिर कॉम्पनसेशन? बताओ भाई, what should be claimed, share in profit or compensation? So normally compensation is heavy, हमेशा companies compensation, that is damage के against compensation claim करती है। And third, order for delivery of infringing labels, marks or destructing। कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकता है कि अगर आपने किसी और का नाम यूज करा है तो जितने भी लेबल्स है पैकिंग पर या मार्क्स है, या तो उनको ओरिजिनल ओनर को डिलीवर कर दो या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दो। अब यहां पर केस लॉ किसका है? डिसेप्टिवली सिमिलर। सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर दिया है किसके केस में? महेंद्र एंड महेंद्र पेपर मिल्स वर्सेस महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड तो बड़ा फेमस है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जैसा ही नाम किसने रख दिया? महेंद्र एंड महेंद्र पेपर लिप्स। ठीक है, तो यहां पर कोर्ट्स ने बोला कि भाई यहां पर आप कोई डिसेप्टिवली सिमिलर नाम का केस लॉ देखोगे तो कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना है। सुप्रीम कोर्ट का ये केस बहुत हिस्टोरिकल केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करना चाहिए एक केस को डिसाइड करते समय व्हेन केस इज डिसेप्टिवली सिमिलर। फर्स्ट, नेचर ऑफ मार्क्स। उस मार्क का नेचर क्या है भाई? वो क्या कर रहा है? सिंबल को कॉपी कर रहा है, साइन को कॉपी कर रहा है, लोगो को कॉपी कर रहा है, नाम को कॉपी कर रहा है। डिग्री ऑफ रिजेम्बलेंस, वो कितना उसने कॉपी करा है, एग्जैक्टली कॉपी करा है या थोड़ा बहुत सिमिलर है या थोड़ा बहुत डिसिमिलर है। नेचर ऑफ गुड्स, कौन से गुड्स के लिए वो कॉपी कर रहा है, सिमिलर गुड्स हैं कि डिसिमिलर गुड्स हैं। सिमिलैरिटी नेचर एंड परफॉर्मेंस ऑफ गुड्स ऑफ राइवल ट्रेडर्स, कॉम्पिटिटर्स के गुड्स से आपका गुड बिल्कुल सेम है कि अलग है। आप पिज्जा में हो, सामने वाला कॉम्पिटिटर हो सकता है बर्गर में हो, सो फास्ट फूड है लेकिन गुड्स अलग अलग हैं। क्लास ऑफ परचेजेस, आपके कंज्यूमर्स कौन कौन है। ठीक है, तो कभी कभी क्लास ऑफ परचेज ऐसा होता है कि आपके कंज्यूमर्स अलग हैं, अर्बन कंज्यूमर्स अलग होते हैं, रूरल कंज्यूमर्स अलग होते हैं। जैसे हमारे शहर में लगभग सही चीज मिलती है, एक चॉकलेट आती है कॉल चोको पाई। आपने नाम सुना है क्या चोको पाई का? काफी सारे जो लोग हैं वो इस नाम को कॉपी कर कर गांव में सस्ते दामों पर बेच देते हैं चोकोलाए। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? डिसेप्टिवली सिमिलर। जैसे एक सर्फ आता है, हमारा एक ब्रांड है ना, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है? SURF। अब गांव में काफी सारे क्या करते हैं कि एग्जैक्ट पैकेट कॉपी करते हैं, उसमें अपना डिटर्जेंट भरते हैं, उसका नाम क्या रख देते हैं? SARF, सर्फ। अब गांव वाले एकदम से एग्जैक्ट स्पेलिंग को तो ध्यान रखते नहीं है कि SURF है कि SARF है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? सर्फ आ रहा है। तो ये डिसेप्टिवली सिमिलर हो गया। मोड ऑफ परचेजिंग द गुड्स, कभी कभी कोर्ट से बोलते हैं कि आपको मोड भी देखना पड़ता है। कुछ कंज्यूमर्स गुड्स ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑफलाइन खरीदते हैं। हो सकता है कि ऑफलाइन गुड्स
का नाम टाटा हो और एक गुड ऑनलाइन बिक रहा है जो ऑफलाइन नहीं बिकता, उसने अपना नाम भी रख दिया है टाटा, तो ये भी कंसिडर एक फैक्टर होना चाहिए। एनी अदर सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस विच मे बी रेलिवेंट टू एक्सटेंट ऑफ डिसिमिलैरिटी, वो ये देखते हैं कि भाई और कोई ऐसा कोई पॉइंट है जिससे सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी प्रूव हो सके। एंड देन प्रॉपर वेटेज इज टू बी गिवन। वेटेज मतलब इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या होती है, हमने अभी इतने सारे फैक्टर्स देखे, तो कोर्ट ये देखता है कि अलग अलग केस में अलग अलग फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 10 मैंने 7 पॉइंट्स किसको दे दिए, मोड ऑफ परचेजिंग को, तो उसका 7 पॉइंट्स हो गया, बाकी को एक एक पॉइंट आधा आधा पॉइंट मिल गया। हर किसी को वेटेज देना चाहिए, तो कोर्ट डिसाइड करती है कि भाई किसके फेवर में ये केस जाना चाहिए। दूसरा केस है हमारा यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनिकॉर्न प्लाईवुड। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस लॉ है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं जरा समझा देता हूं आपको। केस लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स होते हैं। अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स मतलब उसने नाम यूज नहीं करा, जैसे पुराने लाला की दुकान, नए लाला की दुकान। नए लाला की दुकान को 2 साल हुए हैं, पुराने लाला की दुकान को 80 साल हो गए हैं। तो ऐसे केस में हम नाम किसको यूज करने की परमिशन दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, IDM, इनहेरेंटली डिस्टिंक्टिव मार्क। किसको हम अलॉट करें नाम यूज करने के लिए, IDM, इनहेरेंटली डिस्टिंक्टिव मार्क। समझना, सबसे पहले कोर्ट क्या देखेगा, फॉर IDM प्रायोरिटी ऑफ यूज ऑफ सच मार्क्स द फर्स्ट यूजर इज द ओनर हु इज अ सीनियर टू अदर्स। वो सबसे पहले कोर्ट देखेगा, जैसे पुराने लाला और नया लाला दोनों कोर्ट में चले गए, तो सबसे पहला पॉइंट कोर्ट ये देखता है कि इस नाम को पहले यूज कौन कर रहा है, पहले से यूज कौन कर रहा है, ये प्रूव करना पड़ेगा। पुराने लाला की दुकान ने इसको प्रूव कर दिया कि हम 80 साल से इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये केस किसके फेवर में चले जाएगा, पुराने लाला की दुकान के फेवर में चले जाएगा। ये सबसे पहला है। बाय चांस पहला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं हुआ तो फिर दूसरा टेस्ट आता है। बाय चांस पुराना लाला ये प्रूव नहीं कर पाया कि वो नाम 80 साल से यूज कर रहा है, तो फिर दूसरा टेस्ट आता है। दूसरा टेस्ट क्या होता है, क्या देखा जाता है, दीज मार्क्स आर गिवन लीगल प्रोटेक्शन, लाइक हम ये देखेंगे कि सबसे पहले सेल्स। आई रिपीट, ध्यान से समझना, दोनों लाला की दुकान के बीच में जंग छिड़ चुकी है कि नाम यूज कौन करेगा, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको देंगे, ये इंपॉर्टेंस देंगे कि इस नाम को पहले यूज कौन कर रहा है। अगर बाय चांस ये प्रूव नहीं कर पाए तो दूसरा टेस्ट है कि बताओ किसकी ज्यादा सेल्स है। जिसकी सेल्स ज्यादा होगी बस उसको ये नाम दे दिया जाएगा, जिसकी सेल्स ज्यादा होगी बस उसको फिर ये नाम दे दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई, तो इसकी समरी देख लीजिए। If no proof of using mark from before, then mark is given to those whose sales volume is large. सबको समझ में आया? तो यहां पर 2 पॉइंट ध्यान रखना है इसकी समरी में। सबसे पहला कि कोर्ट ये डिसाइड करेगा अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स में कि सबसे पहले इस नाम को यूज कौन कर रहा है। बाय चांस ये प्रूव नहीं हो पाए कि पहले यूज कौन कर रहा है, तो दूसरा टेस्ट हमारा क्या है, कोर्ट देखेगा कि किसकी सेल्स ज्यादा है। जिसकी सेल्स ज्यादा है उसको ये नाम यूज करने के लिए दे दिया जाएगा। इतना क्लियर हो गया? नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ वैलिडिटी। रजिस्ट्रेशन इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ वैलिडिटी। क्या मतलब हुआ, कोई भी नाम कोई कॉपी करता है या किसी नाम के पीछे झगड़ा होता है तो कोर्ट ये बोलता है कि क्या दोनों नाम अनरजिस्टर्ड है। अगर हां तो उसके लिए केस लॉ हमने अभी देख लिया। लेकिन कोर्ट अगर ये बोलता है कि भाई अगर किसी ने इसका रजिस्ट्रेशन करवा है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बताओ, अब जिसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बता दिया तो बस वही बात खत्म हो जाती है। जिसके नाम पर वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, दैट्स इट, दैट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस, उसके फेवर में ये केस चले जाएगा। तो लॉ भी यही बोलता है, इन ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू ट्रेडमार्क द ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन एंड ऑल सब्सिक्वेंट असाइनमेंट्स शैल बी प्राइमा फेसी एविडेंस। जिसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बता दिया बस उसके फेवर में लीगल प्रोसीडिंग्स जाती हैं। द प्रोप्राइटर और यूजर इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरफेयर with or restrain the use by any person
a trademark identical or near resembling with that person or a predecessor in title has continuously used that trademark from a prior date। अरे यार सर इसका क्या मतलब है, समझना दोस्तों। पुराने लाला की दुकान, नए लाला की दुकान। अब नए लाला ने क्या करा, उसने देखा पुराने लाला ने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो नए लाला ने क्या करा, दुकान ओपन कर दी और इस लाला की दुकान का नाम का ट्रेडमार्क ले लिया। अब पुराने लाला ने नए लाला की दुकान पर केस फाइल कर दिया। बताओ केस कौन जीतेगा, ओल्ड लाला या न्यू लाला? फटाफट बताओ केस कौन जीतेगा, ओल्ड लाला या न्यू लाला? न्यू लाला, क्योंकि उसने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बता दिया, रजिस्ट्रेशन बता दिया। तो कोर्ट ने बोला नए लाला आप नाम तो यूज कर सकते हो, नाम आप पर है, लेकिन हाँ आप पुराने लाला को रोक नहीं सकते क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली 80 साल से इस दुकान को चला रहा था। सो नाम आपके पास है, लेकिन आप दूसरे बिजनेस जो कि 80 साल पुराना है, इस ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के पहले उसका नाम चल रहा है, उसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है। Therefore, in case of unregistered trademarks, owner may lodge a case against passing of action in case of trademark, already पढ़ लिया। It has been held in various courts and cases that the ownership of trademark is decided by use in commercial transactions। आप उस नाम को कितना अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, उससे ओनरशिप डिसाइड होता है। तो सर समरी क्या है आप तो ये बता दो। पहला अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, दूसरा अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड। अगर दोनों ही अनरजिस्टर्ड है तो पहले क्या देखना है, कौन पहले से यूज कर रहा है, नहीं प्रूव कर पाए तो किसकी सेल ज्यादा है। अगर बाय चांस ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो जिसके नाम पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नाम उसका हो गया, लेकिन आप पुराने यूजर को रोक नहीं सकते हो, उसको रेस्ट्रेन नहीं कर सकते हो। बोलो भाई इतना डिस्कशन समझ में आ गया अच्छे से, पक्का? चलिए ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिस्कशन देखें क्या लिखा हुआ है। असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडमार्क। हम अपने ट्रेडमार्क को असाइन भी कर सकते हैं या फिर किसी को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। असाइनमेंट मतलब एक तरह से लाइसेंस देना, और ट्रांसमिशन मतलब मैं अपने बात इस ट्रेडमार्क को अपने बेटे के नाम पर कर दूं या किसी और के नाम पर कर दूं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। सो ओनर ऑफ ट्रेडमार्क, चाहे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, हैज अ राइट टू असाइन हिज राइट्स इन अनदर पर्सन। इट कैन बी असाइन्ड और ट्रांसफर्ड विद और विदाउट गुडविल। कभी कभी किसी ट्रेडमार्क की गुडविल होती है, कभी कभी किसी ट्रेडमार्क की गुडविल नहीं होती है, रेपुटेशन नहीं होती है। ध्यान रखना, असाइनमेंट विदाउट गुडविल, ऐसा ट्रेडमार्क जिसकी गुडविल नहीं है, अगर आप उसको असाइनमेंट करना चाहते हो तो आपको किसके डायरेक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे? रजिस्ट्रार। आई रिपीट, ऐसा ट्रेडमार्क जिसकी गुडविल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस देख लेंगे। लेकिन ऐसा ट्रेडमार्क जिसकी अभी गुडविल नहीं है, ज्यादा लोग उसको जानते नहीं हैं, तो असाइनमेंट करते समय यू हैव टू सीक डायरेक्शंस फ्रॉम रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार के डायरेक्शंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि उस ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उस ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। केसेस वेयर ट्रेडमार्क कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई। Cases where trademark cannot be transferred. Okay, first, if it will cause confusion or deceit, बहुत आसान है दोस्तों, कि अगर ट्रेडमार्क का नाम किसी के नाम पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इन केस ऑफ सिमिलर गुड्स और सर्विसेज और सिमिलर डिस्क्रिप्शन और एसोसिएटेड गुड्स और सर्विसेज। बहुत आसान है कि अगर आपने एक नाम कॉपी करा है और ये नाम कंज्यूमर्स के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे ट्रेडमार्क को हम कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। असाइनमेंट इज नॉट परमिटेड इफ एक्सक्लूसिव राइट्स आर क्रिएटेड इन मोर देन 1% रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई बहुत इजी है, अगर बाय चांस ट्रेडमार्क 2-3-4 लोगों के नाम पर है और उसमें से एक पर्सन ट्रेडमार्क का असाइनमेंट करना चाहता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर सारे लोग ट्रेडमार्क के असाइनमेंट के लिए तैयार है तो आप ट्रेडमार्क को असाइनमेंट करोगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क कैन नॉट बी असाइन्ड और ट्रांसफर। तो सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क क्या होता है
जैसे हमने पढ़ा था ISI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क एटसेट्रा। तो आपने सर्टिफिकेशन मार्क लिया है। अब मैंने अपनी कंपनी, हेलमेट कंपनी जिसपे ISI मार्क लिया हुआ था, किसी और कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। तो कंपनी और कंपनी का नाम, ट्रेडमार्क ट्रांसफर हो सकता है, सर्टिफिकेशन मार्क ट्रांसफर नहीं हो सकता। सर्टिफिकेशन मार्क ट्रांसफर होगा कब? अगर रजिस्ट्रार परमिशन दे दे। सर्टिफिकेशन मार्क ट्रांसफर होगा कब? अगर रजिस्ट्रार परमिशन दे दे। देन एसोसिएटेड ट्रेडमार्क। ये एसोसिएटेड ट्रेडमार्क क्या होती है, ध्यान रखना, एसोसिएटेड ट्रेडमार्क ट्रांसफर नहीं होता है, अभी हमने समझा था। एसोसिएटेड ट्रेडमार्क होता क्या है? फॉर एग्जांपल दोस्तों, एप्पल क्या बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे बिल्कुल आईफोन बनाता है, ईयरपॉड्स बनाता है, लैपटॉप बनाता है। तो आईफोन हो गया, ईयरपॉड्स हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है। अब सबका नाम उसने क्या रखा है? आई से रखा हुआ है। तो ये सब प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड हो गए। अब अगर एप्पल अपना आईफोन डिवीजन सैमसंग को ट्रांसफर करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सैमसंग को आईफोन चला गया तो उसके साथ में लैपटॉप या ईयरपॉड्स का भी डिवीजन चला गया। उसका अग्रीमेंट उसको सेपरेट करना पड़ेगा, उसका अग्रीमेंट उसको सेपरेट करना पड़ेगा। दीज आर एसोसिएटेड ट्रेडमार्क। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं स्टेशनरी, मेरी स्टेशनरी शॉप है और मैं कंपनी है और मैं उस कंपनी में बहुत सारे आइटम्स बना रहा हूं, पेन बना रहा हूं, पेंसिल बना रहा हूं, सबका नाम मैंने रखा हुआ है। अब अगर मैंने पेंसिल ट्रांसफर करा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पेन, रबर, शार्पनर सब ट्रांसफर कर दूं। उसका अग्रीमेंट अलग होगा, उसका असाइनमेंट अलग होगा। क्लियर? नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ असाइनमेंट। ट्रांसफरी और असाइनी हैज टू मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार to register trademark in his name. If registrar is satisfied, रजिस्टर उसका हो जाता है। देखो सीधी सी बात है, मैंने अपना ट्रेडमार्क आपको ट्रांसफर करा, लेकिन रजिस्टर में तो नाम मेरा ही है। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रार अब मेरा नाम हटाकर रजिस्टर में आपका नाम रख दे। इसके लिए आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। हाँ, रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई हो गया कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो मेरा नाम काटकर ट्रेडमार्क के नाम के आगे आपका नाम लिख देगा, प्रोप्राइटर में आपका नाम लिख देगा। प्रपोज यूज ऑफ ट्रेडमार्क बाय अ कंपनी, क्या मतलब है समझना। एक कंपनी जो अभी बनी नहीं है, लेकिन कंपनी के पास एक नाम है और इस नाम को वो रजिस्टर करवाना चाहती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी बनाने के प्रोसेस में इतना लंबा टाइम हो जाता है कि वो ट्रेडमार्क और कोई ले लेता है। तो यहां पर एक स्पेशल प्रोविजन आया है कि अगर आप कंपनी बना रहे हो और कंपनी बनाने के पहले ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहते हो, तो बिल्कुल करवा सकते हो। वो कंपनी के नाम पर हम रजिस्टर कर देंगे, क्योंकि जब कंपनी अप्लाई करते हो तो सबसे पहले नाम की परमिशन आ जाती है, फिर कंपनी बनने का प्रोसेस चलता रहता है। तो जो कंपनी का नाम हो गया, उस नाम पे हम ट्रेडमार्क रजिस्टर कर देंगे, ताकि आपकी कंपनी का नाम और कोई कॉपी नहीं कर सके। So company is about to be formed and registered under Companies Act, and applicant intends to assign trademark to that company with a view to use in relation to goods the proprietor intends to use by a person as a registered user after a registration of trademark। वो बोल रहा है कि भाई सर, कंपनी का नाम हमने ले लिया, हम कंपनी को ये नाम असाइन करना चाहते हैं, कंपनी का नाम ये रखना चाहते हैं, इसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्लीज आप कर दो। क्योंकि अगर नाम हमको अलॉट हुआ है लेकिन ट्रेडमार्क अलॉट नहीं हुआ है, तो जब तक कंपनी बनेगी ये नाम और कोई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर दे, तो रजिस्ट्रार बोलेगा ठीक है, इस कंपनी के नाम पर मैं आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले लेता हूं, जब कंपनी बन जाएगी तो सर्टिफिकेट भी इशू कर दूंगा। रिमूवल ऑफ ट्रेडमार्क फॉर नॉन यूज। Trademark which is not used within 5 years becomes liable for removal either completely or in respect of those goods for which mark has not been used। कभी कभी ऐसा होता है भाई, आपने नाम तो ले लिया लेकिन उस नाम को आपने 5 साल तक यूज नहीं करा, तो रजिस्ट्रार इस नाम को वापस ले लेगा। बोले आप यूज ही नहीं कर रहे हो तो मैं वापस लेकर ये नाम और किसी को दे दूंगा। तो 5 साल तक अगर आपने नाम यूज नहीं करा तो वो इट इज लायबल फॉर रिमूवल। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने ट्रेडमार्क ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है लेट्स से पार्ले जी। पार्ले जी ने अपने अंडर बहुत सारे ट्रेडमार्क ले ली, ABCDE। अब वो क्या कर रहा है, उसने D नाम यूज नहीं करा, ACDE यूज कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि पार्ले जी पूरा नाम हट जाएगा, रजिस्ट्रार सिर्फ कौन से नाम को हटाएगा, D नाम को हटाएगा। सो ट्रेडमार्क कैन बी रिमूव्ड कंप्लीटली और पार्शियली। The 5 years period starts from the date on which trademark is actually entered in the register। जिस डेट को
रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क रजिस्टर में आपके नाम को एंटर करेगा, वहां से 5 साल गिनने हैं, वहां से 5 साल के अंदर आपको ट्रेडमार्क को यूज करना है, अदरवाइज इट विल बी रिमूव्ड। हाउएवर Section 47 protects a mark from being removed from register on ground of non-use if such non-use shown to have been due to special circumstances in the trade। क्या होता है, नाम रिमूव करने के पहले एप्लीकेंट को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है। अगर बाय चांस एप्लीकेंट ये बोल दे कि नहीं सर स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे, कोविड था, वॉर हो गया था एटसेट्रा, और अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया तो फिर 5 साल में आपका नाम, अगर 5 साल में आपने नाम यूज नहीं करा तो फिर वो रिमूव नहीं होगा। तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में यू हैव अ रिलीफ, अदरवाइज 5 साल आपने यूज नहीं करा तो आपका नाम, ट्रेडमार्क का नाम जो है रजिस्टर से हट जाएगा। देन दोस्त, रजिस्टर्ड यूजर कौन होता है? रजिस्टर्ड यूजर रजिस्टर में वेरी और कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड। इंपॉर्टेंट, रजिस्टर कब नाम को हटा सकता है? If registered user has used the trademark otherwise than in accordance with the agreement। समझो दोस्तों, हम प्रोपराइटर की बात नहीं कर रहे हैं। रजिस्टर्ड यूजर कौन है समझना, मैंने ट्रेडमार्क का नाम लिया है और मैंने अपने ट्रेडमार्क का नाम आपको यूज करने के लिए दे दिया है, आप फ्रेंचाइजी हो, तो आप क्या बन गए? एक रजिस्टर्ड यूजर बन गए। अब हम दोनों के बीच में क्या अग्रीमेंट हुआ होगा? यस, आपने मेरा नाम अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली यूज नहीं करा, तो फिर रजिस्ट्रार इस चीज को हटा सकता है। असाइनमेंट या लाइसेंसी, असाइनी या लाइसेंसी का नाम ट्रेडमार्क से हटा सकता है। और इट इज यूज इन सच अ वे एज टू कॉज और लाइकली टू कॉज कंफ्यूजन और डिसेप्शन। आपने नाम यूज ऐसा करा कि कंज्यूमर्स को कंफ्यूजन उसमें हो जाएगा। द प्रोपराइटर मिसरिप्रेजेंटेड और हैज फेल्ड टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स फॉर सच रजिस्ट्रेशन। भाई जब ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन ले रहा था या फिर जब लाइसेंसी आपको मैंने बनाया, सो जब हमने फैक्ट्स बताए रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार को हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं बताए या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना भूल गए। सब्सिक्वेंटली रजिस्ट्रार को मालूम पड़ा कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने मिस कर दिए, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। The stipulation in the agreement regarding the quality of good is not enforced। मैंने आपको बोला कि भाई मैं आपको नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी की फ्रेंचाइजी दे रहा हूं, लेकिन आपको नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी के रेप्यूट को मेंटेन करते हुए स्टूडेंट्स को वैसी ही सर्विस देनी पड़ेगी जैसे हेड ऑफिस देता है। अब वैसी सर्विस नहीं दे पाए तो रजिस्ट्रेशन फ्रेंचाइजी का कैंसिल हो सकता है। और सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड सिंस द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपको कंपलसरी लाइसेंस मिला होगा, लेकिन अब सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं कि मैं खुद अपने नाम को संभाल पाता हूं। इस केस में भी रजिस्ट्रेशन फ्रेंचाइजी का कैंसिल हो जाएगा। इन सारे केसेस में जब भी रजिस्टर्ड यूजर से नाम हटाए या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा रजिस्ट्रार, तो इन सब में उसको क्या दिया जाएगा? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। रजिस्ट्रार में रिक्वायर अ प्रोपराइटर टू कंफर्म एट एनी टाइम ड्यूरिंग कंटिन्यूशन whether agreement is still in force, and if such confirmation is not received within a period of 1 month, registrar may remove the entry from the registrar। रजिस्ट्रार कभी भी आपको नोटिस भेज सकता है, आपको मतलब मुझे, टू द ओनर और टू द फ्रेंचाइजी, कि भाई क्या आपका बिजनेस अभी कंटिन्यूशन में है, क्या अभी भी फ्रेंचाइजी चल रही है। नोटिस के 1 महीने के अंदर मैंने या आपने रिप्लाई नहीं करा तो भी रजिस्ट्रार आपके नाम को रिमूव कर सकता है, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए ध्यान दो, जब भी रजिस्ट्रार से नोटिस आए 1 महीने के अंदर रिप्लाई जाना चाहिए। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ रजिस्टर्ड यूजर, जो ट्रेडमार्क के नाम को यूज कर रहा है रजिस्टर्ड यूजर, ओके, दीज आर कंकरेंट विद दोज ऑफ प्रोपराइटर। समझना, नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी ने आपको फ्रेंचाइजी दी, तो जो नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी के पास राइट्स ऑफ प्रिविलेजेस हैं, वही राइट्स ऑफ प्रिविलेजेस आपके पास भी हैं। अगर किसी और ने नाम यूज करा तो हम तो केस फाइल कर सकते हैं, आप भी उस पर इंफ्रिंजमेंट का केस फाइल कर सकते हो। रजिस्टर्ड यूजर टू टेक प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इंफ्रिंजमेंट डिस्कस करा। दे विल नॉट हैव राइट ऑफ असाइनमेंट और ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या? नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी ने आपको फ्रेंचाइजी दी, अब अगर किसी और को फ्रेंचाइजी लेनी है तो वो आपके पास नहीं आएगा, वो किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा। यू डोंट हैव राइट टू गिव फ्रेंचाइजी टू अनदर पर्सन अनलेस आई टेल यू।
जैसे नाइकी इनकॉर्पोरेशन ने मुझे नेशनल फ्रेंचाइजी बनाया इंडिया का, उन्होंने बोला मनमीत सर अब आप दूसरे लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकते हो, यहां पर नाइकी ने बता दिया। अगर नाइकी ने मुझे बोला होता आप फ्रेंचाइजी हो और किसी को फ्रेंचाइजी लेनी है तो आप नहीं दोगे, हम देंगे, इस केस में आई कैन नॉट गिव फ्रेंचाइजी टू अदर्स। इसका एक एक्सेप्शन, इफ एन इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, enters into partnership or remains in a reconstituted firm, use of mark by the firm would not amount to assignment or transmission। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केस समझना पूरा क्या है ये। नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी ने एक एकेडमी के पास्ट स्टूडेंट को फ्रेंचाइजी दी, उसका नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए को नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी ने अपनी फ्रेंचाइजी दे दी, तो फ्रेंचाइजी किसके नाम पर है? मिस्टर ए। मिस्टर ए ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फर्म में है, ABC फर्म में है। अब जो हमने उसको फ्रेंचाइजी दी, इस फ्रेंचाइजी को यूज कौन कर रहा है? पार्टनरशिप फर्म। इसको असाइनमेंट या ट्रांसमिशन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इसमें पार्टनर है, तो चल जाएगा, इट्स टोटली ओके। रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क्स, जैसे ही ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा, ये कहां पर एंटर होगा? ट्रेडमार्क के रजिस्टर में। कहां पर मेंटेन होता है? हेड ऑफिस में। और इस ट्रेडमार्क में क्या, रजिस्टर में क्या क्या होगा? सारे पर्टिकुलर्स मेंटेन होंगे। इसकी कॉपी हर ब्रांच पे रखी जाएगी और रिकॉर्ड्स को हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या फ्लॉपी डिस्केट, CD, पेन ड्राइव में भी मेंटेन कर सकते हैं। बड़ा आसान सा डिस्कशन। व्हाट डज रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क कंटेन? नॉर्मली ये अभी कौन से फॉर्म में है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और इसमें सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं कि गुड्स की क्लासेस कौन सी हैं, रजिस्ट्रेशन के पर्टिकुलर्स कौन से हैं, प्रोप्राइटर के नाम और एड्रेस क्या हैं, वो कौन सा बिजनेस कर रहा है, क्या ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन इंडिया में है कि दूसरी कंट्रीज में है, अगर दूसरी कंट्रीज में भी है तो यहाँ पर कन्वेंशन एप्लीकेशन की डेट क्या है, और एक फैक्ट दैट ट्रेडमार्क हैज बीन रजिस्टर्ड विद कंसेंट ऑफ प्रोप्राइटर ऑफ एन अर्लियर मार्क। अगर ऐसा केस है जो ट्रांसमिशन का केस है, तो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन तभी हुआ है अगर पिछले ओनर की परमिशन मिल गई हो। ये सारे फैक्ट्स रजिस्टर में लिखे होते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पब्लिकेशन ऑफ इंडेक्स। क्या होता है? हमने बात करी थी कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन हमेशा हमको अलग अलग क्लासेस में करना होता है। तो अब ये अलग अलग क्लासेस में क्या होगा? रजिस्टर में क्लासिफाई गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। इंडिया में हमने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अडॉप्ट करा है, रजिस्टर इसको पब्लिश करता है, ठीक है। अल्फाबेटिकल इंडेक्स इसका पब्लिश करता है, ये ध्यान रखें। तो हम इंडिया में कौन सा क्लासिफिकेशन अडॉप्ट करते हैं? उस क्लासिफिकेशन का नाम है नाइस क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट है। और ये नाइस क्लासिफिकेशन एक्चुअली पब्लिश किसने करा हुआ है? WIPO ने। इसका मतलब अगर MCQ में क्वेश्चन आ गया कि इंडिया में ट्रेडमार्क के केस में कौन सा क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल होगा, दैट विल बी नाइस क्लासिफिकेशन। नाइस क्लासिफिकेशन किसने पब्लिश करा हुआ है? WIPO में। और सेम क्लासिफिकेशन कहां पर कौन छापता है इंडिया में? रजिस्टर छापता है, ताकि हमको मालूम पड़ जाए कि हमको हमारे गुड्स कौन सी क्लास में रजिस्टर करने हैं। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क एजेंट। कौन है एजेंट? जो आपको ट्रेडमार्क की सर्विसेज देता है। ही कैन बी अ लीगल प्रैक्टिशनर, दैट इज एडवोकेट, और अ पर्सन रजिस्टर्ड इन एज अ ट्रेडमार्क एजेंट, उसने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है अंडर ट्रेडमार्क्स एक्ट, और अ पर्सन हु इज अ सोल एंड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन ऑफ द प्रिंसिपल। भाई मैं ट्रेडमार्क डील करता हूं, ट्रेडमार्क में डील करता हूं, और मेरा खुद का एजेंट है, दूसरे शहर में वो मेरा एजेंट है, उसको भी हम ट्रेडमार्क एजेंट बोलेंगे। क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसकी कम से कम उम्र कितनी होना चाहिए? 21 ईयर्स। ही इज अ ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, मतलब अगर ग्रेजुएट नहीं हुआ ट्रेडमार्क एजेंट नहीं बन पाएगा। और ही possesses equivalent qualification, और ही इज पास एग्जामिनेशन ऑफ एडवोकेट, मतलब वो LLB है, और ही इज अ मेंबर ऑफ ICSI, मतलब वो CS है, ठीक है। तो अगर आप CS हो, बिल्कुल ट्रेडमार्क एजेंट की प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। He is considered by registrar as fit and proper person to be a trademark agent. अच्छा, इसका क्या इंटरव्यू भी होगा। रजिस्ट्रार अगर इंटरव्यू में पास कर देगा तो ही ट्रेडमार्क एजेंट का इसको सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एवरी पर्सन डिजायरिंग टू बी रजिस्टर्ड एज एजेंट शैल मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म TMG, मतलब अगर आपको ट्रेडमार्क एजेंट बनना है तो आप रजिस्ट्रार को अप्लाई करो इन फॉर्म TMG,
एन एप्लीकेंट शैल फर्निश सच इंफॉर्मेशन एज रजिस्ट्रार डिमांड्स। रजिस्ट्रार इसके अलावा भी आपको जो जो इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स मांगता है आपको सबमिट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होगा तो ही आप ट्रेडमार्क एजेंट बन पाओगे। बोलो दोस्तों, समझ में आया क्या ट्रेडमार्क एजेंट की क्वालिफिकेशंस एंड रजिस्ट्रेशन? चलो, तो यहां पर हमारा दोस्तों रिवीजन खत्म होता है ट्रेडमार्क का पूरा के पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में आई विल बी स्टार्टिंग विद ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड डिजाइन एक्ट। हमने कॉपीराइट का रिवीजन कर लिया है दोस्त, पेटेंट का रिवीजन कर लिया है और ट्रेडमार्क का भी रिवीजन कर लिया है। दो हमारे छोटे छोटे रिवीजन्स बचे हैं, उसको हम 1-2 दिन में करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।